हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आईटीटी आइकॉन में। आज की जो क्लास रहेगी 10th क्लास की पहली क्लास रहेगी, जो वास्तविक संख्या के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का डिस्कशन किया था। जैसा कि मैंने ऑफलाइन क्लासेस में आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं शाम 6 बजे आपके साथ लाइव रहूंगा, जिसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का डिस्कशन किया हूँ। वहीं शाम को 6 बज चुके हैं और मैं आपके साथ लाइव आ चुका हूँ। तो चलिए हम थोड़ी क्लास को शुरू करने से पहले थोड़ी हम क्लास की शेड्यूल के बारे में जान लेते हैं कि हमारी क्लासेस कब-कब होगी, किस दिन होगी, टाइमिंग क्या रहेगी। देखिए हमारी जो क्लासेस रहेगी शाम को 6 पीएम में रहेगी, यानी 6 बजे रहेगी शाम की क्लास। और ये क्लासेस जो रहेगी मंडे टू फ्राइडे रहेगी, यानी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक की क्लासेस डेली शाम को 6 बजे मिलेगी। अगर इन केस क्लास की नोटिफिकेशन नहीं जाती है तो आप शाम को 6 बजे आ जाएंगी, क्लासेस आपको लाइव मिलेगी। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारी पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है 1 से लेकर 100 के बीच विषम संख्या ज्ञात करनी है। देखिए इस क्वेश्चन को जो कह रहा है 1 से लेकर 100 के बीच कितने विषम संख्या आए हुए हैं, उसको हमें काउंट करके बतानी है। या तो आप 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग लिखिए, गिनती लिखिए और काउंट कर ले कि इतनी-इतनी विषम संख्या है, तब उसका आंसर दें। या उससे बेटर होती है कि इसके पीछे की लॉजिक और कांसेप्ट जानें कि कैसे हम निकाल पाते हैं ऐसे नंबर को। चलिए हम इससे पहले इसके पीछे की हम लॉजिक और कांसेप्ट को जान लेते हैं कि क्या होता है। मान लीजिए 1 से स्टार्ट हुआ और हमसे n तक पूछ रहा है। n कोई नंबर है। 2 कंडीशन बन सकती है, या n सम संख्या हो जाए या दूसरा कंडीशन ये बनेगा n विषम संख्या। यानी जो ए n दिया है हो सकता है कि सम संख्या हो या विषम संख्या, दो ही कंडीशन बन सकती है। n या तो सम संख्या होगा या n विषम संख्या होगा। यदि n सम संख्या होगा, इस कंडीशन में सम और विषम संख्या की जो संख्या होगी इन से 1 से लेकर n तक, वो होगी कितना? n बाई 2 होगी। अगर n विषम संख्या रहे तो इस कंडीशन में सम और विषम संख्या की संख्या जो होगी वो होगी n प्लस 1 बाई। यानी n अगर सम संख्या रहे तो उस स्थिति में सम और विषम संख्या दोनों क्या होंगे? समान ही होंगे, n बाई 2 होंगे। इन विषम संख्या होगा उस स्थिति में भी सम और विषम संख्या समान होंगे, और कितना होंगे? n प्लस 1 बाई 2 होंगे। तो पहले हमें ये पता करनी है कि n जो दिया है लास्ट वाला नंबर, वो सम संख्या दिया है या विषम संख्या। सम संख्या दिया है तो पहले वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, और विषम संख्या दिया होगा तो हम सेकेंड वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे। चलिए हम इस कंसेप्ट को अपने क्वेश्चन में यूज करते हैं। यहाँ पे जो n दिया है ये 100, 100 क्या है हमारा? एक सम संख्या। क्या है? सम संख्या। तो जो हमारा विषम संख्या पूछ रहा है यहाँ तक, विषम संख्या की संख्या कितनी होगी? विषम संख्या की जो संख्या होगी कितनी होगी? n बाई 2 होगी। यहाँ n कितना दिया हुआ है? 100 दिया है, तो 100 बाई 2 होगा। कितना आ जाएगा? 50। चलिए, यहाँ से ध्यान रखेंगे ये 1 है, इस तरह 2 है, 3 है, इस तरह गया होगा 900। ठीक है। विषम संख्या क्या होंगे? 1 होगा, 3 होगा, ये 90 होगा। टोटल हमारा कितना आ गया? 50। मैं यहाँ इस समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर हमसे विषम संख्या पूछता, सम संख्या पूछता, तो ये 100 को हम नहीं लेते, क्योंकि क्वेश्चन में 1 से लेकर 100 तक के बीच में बोला है, इसलिए हम 100 को नहीं लेते। लेकिन क्वेश्चन हमारा विषम संख्या पूछा है, हम क्या लेंगे? 100 से हमें कोई मतलब नहीं है, 99 तो उसके बीच में ही आ रहा है, तो जो हमारा आंसर होगा कितना होगा? 50 होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या का मौसा 25 है और लसा 50 है, तो दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा? देखिए दो संख्या कोई दिया होगा, उसका मसा यानी एचसीएफ 25 दिया हुआ है और एलसीएम यानी लसा 50 दिया हुआ है, तो दो संख्या का गुणनफल हमसे दोनों संख्या का गुणनफल पूछ रहा है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम
गुने HCF। यहाँ देखिए तो ये जो 25 दिया है HCF दिया है और 50 क्या है LCM है। दोनों संख्या को गुना कर देंगे तो हमारा दोनों संख्या का क्या मिल जाएगा, गुणनफल मिल जाएगा। तो HCF कितना दिया हुआ है, LCM 50 दिया है और HCF 25 दिया है। 50 में 25 से हम गुना करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1250 हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 1250 इसका आंसर। फॉर्मूला को याद रखेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होती है एलसीएम गुने एचसीएफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि 5, 15, 20, 30 के एलसीएम लसा और मसा का अनुपात। यहाँ पे एचसीएफ लिखा हुआ है, मसा या इसी को एचसीएफ बोलते हैं। यहाँ पे लसा यानी एलसीएम, यानी 5, 15 और 20 और 30 का जो एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा, हमसे ये पूछने का प्रयास कर रहा है क्वेश्चन में। तो पहले हम बारी बारी से एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं, उसके बाद हम उसका अनुपात ले लेंगे। देखिए किसी भी नंबर का एलसीएम निकालने का रूल्स क्या होते हैं, पहले हम उसका फैक्टर कर लेते हैं और फैक्टर के बाद हम आगे की प्रोसेस बताते हैं। यहाँ 5 देखिए, 5 का अगर फैक्टर करूंगा तो 1 गुने 5 होगा। यहाँ 15 है, 15 का फैक्टर करूंगा मैं तो कितना हो जाएगा, 3 गुने 5 होगा। यहाँ पे 20 है, 20 का गुणनखंड करूंगा तो 2 गुने 2 गुने 5 हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 के पावर 2 गुने 5। यहाँ पर 30 है, 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 2 गुने, ठीक है। देखिए एलसीएम का रूल क्या कहता है, एलसीएम का रूल कहता है कि जितने गुणनखंड आए हैं उसमें जो नंबर आया है उसकी सबसे बड़ी घात लेनी है। यहाँ देखिए नंबर क्या क्या है, नंबर 5 आया गुणनखंड, सारे गुणनखंड में हम देखेंगे 5 आया है, 3 आया है, 2 आया है, इसके अलावा और कुछ नहीं आया है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कितना, 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 5 लिखेंगे। अब देखेंगे कि 3 की सबसे बड़ी घात क्या है। यहाँ देखिए 3 का 1 है, घात कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी 1 है, हम 1 ही लेंगे, यहाँ पे पावर 1। अब देखिए यहाँ पे 2 की घात कितनी है, यहाँ पे 2 की घात 2 है, यहाँ 1 है, हमें 2 लेना पड़ेगा, 2 की घात 2। उसके बाद 5 है, तो यहाँ पर भी 1 है, 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 यहाँ पर हमें क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 3 के पावर 1 कितना होगा, 3 होगा, 2 के पावर 2 कितना होगा, 4 होगा और गुने 5। गुना करेंगे तो 4 3 12, 12 पचे 60, यानी एलसीएम यानी लसा हमारा 60 आ गया। अब एचसीएफ की साइड देख लेते हैं, एचसीएफ हमारा कितना। देखिए एचसीएफ का रूल क्या कहता है, एचसीएफ का रूल यह कहता है ना कि जो हम गुणनखंड किए हैं उसमें क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। यानी सारे गुणनखंड में कॉमन, यानी जो सभी गुणनखंड में जो संख्या शामिल हो उस संख्या को हमें लेना है और साथ ही साथ सबसे छोटी घात उसकी होनी चाहिए। जैसे यहाँ देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें है और 5 इसमें है और 5 इसमें है। 5 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इसमें क्या हो, शामिल हो। ठीक है, तो यहाँ क्या हम देखेंगे, 5 ले लेंगे और पावर सब में 1 है तो हमें पावर 1 रखनी पड़ेगी। इसके अलावा 3 और 2 है, वो सभी में अवेलेबल नहीं है, सभी में मौजूद नहीं है, सभी में शामिल नहीं है, तो 3 और 2 को हम नहीं लेंगे, सिर्फ हम 5 को लेंगे। तो हमारा 5 के पावर 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हम एलसीएम यानी लसा और मसा निकाल लिए हैं, अब उसके हमें अनुपात निकालनी है। अनुपात में कह रहा है लसा और मसा का अनुपात, यानी एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात हमें चाहिए। एलसीएम कितना आया हुआ है, 60 आया हुआ है और अनुपात का मतलब होता है भाग, ठीक है। और एचसीएफ का मतलब दिया है 5। अब हम भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12:1 आ जाएगा। या इसी को एलसीएम अनुपात को 2 बिंदु द्वारा दिखाते हैं, या एचसीएफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12:1 हो जाएगा। यानी आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 140 में 2 की अधिकतम घात कितनी होगी। यानी 140 एक संख्या दिया है, उसमें पूछ रहा है कि 2 की अधिकतम घात क्या होगी। देखिए जब कोई संख्या देकर अधिकतम घात पूछे
तो हमें पहले उसका क्या कर लेना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड आप सीखे होंगे, गुणनखंड कैसे किया जाता है, इस तरह मैं साइड में कर रहा हूँ। 140 को पहले हम 2 से भाग देंगे, 70 आएगा। 70 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 35। 35 को हम 5 से भाग देंगे तो 7 हो जाएगा। यानी 140 का जो गुणनखंड होगा वो कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। यहाँ पे 2 2 बार आया है तो इसका हम पावर 2 लिख सकते हैं, गुने 5 के पावर 1 बार आया है तो 5 के पावर 1 होगा, और 7 एक बार आया है तो उसका पावर 1 होगा। अब देखिए हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि 2 की अधिकतम घात पूछा है। 2 की अधिकतम घात यहाँ पर कितना आया है, 2 आया है, तो आंसर हमारा क्या होगा, 2 होगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं। देखिए क्वेश्चन 4 ऑप्शन हमें दिया है, उसमें अपरिमेय संख्या हमसे पूछ रहा है। अपरिमेय संख्या की क्या होती है? देखिए सिंपल आप अपरिमेय और परिमेय को समझिए। जिसको हम रूट के अंदर लिखते हैं, यानी इस तरह से कोई संख्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसको जिसका a का वर्गमूल संभव नहीं हो, इसका वर्गमूल क्या हो, संभव ना हो। संभावना, वर्गमूल संभव ना होने का मतलब पूरी वर्गमूल ना, पॉइंट में ना होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए 10 को हम रूट से बाहर नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, हमारा परमीय संख्या होगा, अपरिमेय, सॉरी, अपरिमेय संख्या होगा। 20 को भी हम नहीं कर सकते, 20 को हम क्या लिखेंगे, 20 को हम 2 रूट 5 लिखेंगे, तो रूट के अंदर आ गया तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या होगा हमारा। 256, देखिए 256 का वर्गमूल 16 होता है। 256 का वर्गमूल क्या होता है, 16। और 140 को भी हम रूट से बाहर पूरी तरह से नहीं निकाल सकते, तो ये भी क्या होगा, हमारा अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो ऑप्शन सी है, रूट अंडर 256, 256 का वर्गमूल मौजूद है, तो इसका आंसर क्या होगा, 256 होगा। क्योंकि 256 का वर्गमूल मौजूद है, तो यह अपरिमेय संख्या नहीं बल्कि ये क्या है, परिमेय संख्या। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परमीय, देखिए अभी मैंने बताया परमीय और अपरिमेय की पहचान ये होती है कि जिसका वर्गमूल पूरी तरह से मौजूद हो, यानी पॉइंट में वर्गमूल ना आए, वो क्या होगा, परमीय संख्या। और जिसका वर्गमूल मौजूद ना हो, रूट के अंडर हो, तो होगा अपरिमेय संख्या। देखिए 3 क्या है हमारा, परमीय संख्या, आंसर ये नहीं हो सकता। रूट 5/5 क्या है, ये भी परमीय संख्या है, सॉरी, रूट 5/5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। 2 माइनस 2 दिया है यहाँ पे, कितना होगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। रूट 7 क्या है, अपरिमेय संख्या है। जो ऑप्शन होगा हमारा 2 माइनस 2, वो क्या होगा, परिमेय संख्या। 0 एक परिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर का आ रहा है, दो संख्या ए 18 का लसा 36 है और मौसा 2 है, तो ए का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए ए और 18, यानी ए पहली संख्या मान लीजिए और 18 को दूसरी संख्या, तो इस कंडीशन में हमसे ए का मान पूछ रहे कितना हो। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, पहली संख्या माना, मैं इधर लिख देता हूँ, माना पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या जो है 18। एक फॉर्मूला होता है क्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। यहाँ देखिए पहली संख्या कितना है, ए है, दूसरी संख्या कितनी है, 18 है, एलसीएम दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, एलसीएम है, और ये दो क्या है, एचसीएफ है। एलसीएम कितना दिया हुआ है, 36, और एचसीएफ कितना हुआ दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। यहाँ देखिए अब हम भाग लगाएंगे, 18 से 36 कितना बार में जाएगा, 2 बार में, तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 4 हो जाएगा, तो ए का मान कितना आएगा, 4 आएगा।
ऑप्शन हमारा ए सही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर का रहा है ना, 125 के अभाज्य गुणनखंड में 5 की घात कितनी होगी? फिर वही हमसे 5 की घात पूछ रहा है। तो 5 की घात कितनी होगी निकालने के लिए 125 का हमें क्या करना पड़ेगा? 125 का हम सॉरी क्वेश्चन चिन्ह होंगे, हाँ आ गया अब क्वेश्चन। 125 का अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना हो? किसी भी नंबर में किसी का घात पूछे तो पहले उसका हमें गुणनखंड निकाल लेना होगा, तब हम आसानी से बता पाएंगे कि उसकी घात कितनी है। चलिए इधर मैं 125 का गुणनखंड कर लेता हूँ। 125 को देखिए गुणनखंड करने का मतलब पहले हम सबसे छोटा संख्या ढूंढते हैं कि वो संख्या उस संख्या से डिवाइड, पहले हम प्रयास करेंगे 2 से, उसके बाद 3 से, उसके बाद 4 से, ऐसे करके बढ़ते जाएंगे। जो 125 है वो 2 से भाग नहीं लगेगा, ना ही 3 से लगेगा, ना ही 4 से लगेगा, 5 से ये भाग लग जाएगा तो हम 5 से देंगे। 5 से भाग देंगे तो ये 25 बार में जाएगा, 25 को हम भाग देंगे 5 से तो 5 में जाएगा, तो हमारा 125 का जो गुणनखंड होगा वो 5 गुने 5 गुने 5 यानी 5 गुने 5, 5 3 बार आएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 3, यानी 5 जितना बार आया उसका पावर हम लिख देंगे। 5 की घात कितना आ गया यहाँ पर? घात का मतलब 5 के ऊपर जो संख्या आया है वो घात होता है, इसी को पावर भी बोलते हैं। तो 5 की घात इस क्वेश्चन में 3 है, तो आंसर हमारा कितना होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें 9 नंबर का है, यदि m और n दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा कितना होगा? देखिए अभाज्य संख्या m और n है, तो उसका मौसा कितना होगा? अभाज्य संख्या पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद इसका हम मौसा समझ। देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है? वैसी संख्या होती है जिसका गुणनखंड, जिसका गुणनखंड पॉसिबल नहीं, यानी उसको हम गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, और उसका गुणनखंड पॉसिबल भी होगा तो 1 इंटू के फॉर्म में पॉसिबल होगा, यानी जो संख्या अभाज्य संख्या होगी उसी संख्या को 1 इंटू लिख सकते हैं, उसी संख्या को अभाज्य संख्या समझते हैं। जैसे यहाँ 3 देखिए, 3 का क्या गुणनखंड 1 और 3 के अलावा कोई पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्या 1 इंटू 3 ही लिख सकते हैं हम, इसके अलावा और कोई गुणनखंड हो ही नहीं सकता इसका। ये 3 क्या होगा? अभाज्य संख्या। सीधा साधा आप ये समझ सकते हैं अभाज्य संख्या में वैसी संख्या जो खुद और 1 से भाग लगे, जो स्वयं और 1 से भाग लगे, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 5, 5 को क्या होगा? 1 गुने 7, 5 होगा, सॉरी 7 नहीं, 1 गुने 5, 7 क्या होगा? 1 गुने 7, तो 3, 5, 7 जो होंगे वो अभाज्य संख्या होंगे। उसी प्रकार हमसे m और n अभाज्य संख्या बोला है, अभाज्य संख्या बोला है। जब m अभाज्य संख्या है तो इसका भी फैक्टर 1 गुने m होगा, n अभाज्य संख्या है तो इसका भी गुणनखंड 1 गुने n होगा। जैसे कि यहाँ देखिए 3 था तो 1 गुने 3 आया, 5 था तो 1 गुने 5 आया, 7 था तो 1 गुने 7 आया, क्योंकि 3, 5, 7 एक अभाज्य संख्या है। m और n अभाज्य संख्या है तो इसका गुणनखंड 1 गुने m होगा, 1 गुने n होगा। HCF, अब हमें क्या चाहिए? मौसा चाहिए, मौसा को ही HCF बोलते हैं। हमें HCF चाहिए। HCF कितना होगा? देखिए HCF में क्या है, कैसे निकालते हैं? HCF में निकालने की ये रूल होती है कि जो हम फैक्टर के यानी जो गुणनखंड निकालें उसमें कॉमन के यानी दोनों गुणनखंड में कौन शामिल है संख्या। आप ध्यान से देखेंगे इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। m तो पहले में मौजूद है और दूसरे में मौजूद नहीं है, तो हम m और n को नहीं लेंगे, सिर्फ हम एक को लेंगे। एक को क्या होगा? एक हमारा मौसा होगा। ये शॉर्टकट भी तरीका होता है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या अगर आपके पास दिया है, उसका जो मौसा होता है वो 1 होता है, और लौसा की बात की जाए तो उसका गुणनखंड होता है। इसको नोट में मैं डालकर लिख दे रहा हूँ, आप लिख लेंगे। देखिए 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा 1 होता है। इसको ध्यान में रखें। 2 हो या 2 से अधिक हो, उसका जो मौसा होगा हमेशा 1 होता है। और दूसरा देख लेते हैं लौसा यानी एलसीएम। एलसीएम कितना होगा? नीचे मैं एलसीएम लिख दे रहा हूँ, कितना होगा? उन सभी संख्या का गुणनफल हो जाएगा। उन
सभी संख्या का गुणनफल होगा। एलसीएम सॉरी एचसीएफ 1 हो जाएगा और एलसीएम उन सभी संख्या का गुणनफल हो जाएगा अगर वो अभाज्य संख्या दिया हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर, क्या एक अपरिमेय और परिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकता है या नहीं? क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परिमेय संख्या है और दूसरा अपरिमेय संख्या है। कह रहा है कि क्या यह अपरिमेय संख्या हो सकता है? देखिए, मैं अलग अलग कंडीशन बना लेता हूँ। पहला यहाँ परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय। दो क्या है? एक परिमेय संख्या है। रूट दो क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसका गुणनफल मैं करूंगा तो कितना होगा? इसका गुणनफल 2 इंटू रूट टू। यहाँ पे क्या हो गया? ये रूट टू इंटू रूट टू क्या है? एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। अब चलिए यहाँ मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ एक नंबर में दूसरा ले ले रहा हूँ। रूट फोर और इसको एक से दूसरा मैं नंबर लेता हूँ। यहाँ थ्री ले लेता हूँ और इधर रूट थ्री ले ले रहा हूँ। इसको भी गुना करेंगे तो थ्री रूट थ्री है। थ्री रूट थ्री भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो याद रखेंगे कि जब कभी भी एक अपरिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या का गुणनफल करेंगे तो हमेशा क्या होगी? वो अपरिमेय संख्या मिलेगी। यानी जो बात हमसे क्वेश्चन में कह रहा है वो सही बोल रहा है। इसका आंसर हाँ होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना हो? अभी मैंने बताया अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? जिसका जो स्वयं और एक से भाग लगे। हम संख्या यहाँ लिख लेते हैं, एक सीरीज बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से संख्या हमारा है। सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 और 2 है। यहाँ 2 पे हम देखते हैं। 2 एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ किससे भाग लगता है? 1 से भाग लगता है और 2 से भाग लगता है। तो जो 1 होगा हमारा, सॉरी 2, वो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगा। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब 3 को देख लेते हैं। 3 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 4 को देख लेते हैं। 4 किससे किससे भाग लग सकता है? 1 से लग सकता है, 2 से लग सकता है और 4 से भी लग सकता है। यानी 4 जो है हमारा 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा और 4 से भी भाग लगेगा। ये जो 4 होगा तो अभाज्य संख्या तो नहीं हो सकता। तो 4 क्या हो जाएगा हमारा? भाज्य संख्या होगा। यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल, यानी 2 और 4 का गुणनफल हमसे पूछ रहा है। 2 और 4 का गुणनफल कितना होगा? 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और 12 नंबर हम देखते हैं। 12 नंबर क्या कह रहा है कि पाई बाई 4 क्या है? यानी पाई बाई जो 4 हमारा दिया है वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? हम पाई को क्या जानते हैं? पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे जो हमें दिया गया है पाई बाई 4, इसको हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं? 1/4 इंटू पाई। आप ध्यान से देखेंगे 1/4 यानी 1/4 क्या है? परिमेय संख्या। और पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। यहाँ पे दो, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या दिया गया है और इसका गुणनफल दिया हुआ है पाई बाई 4। अभी मैंने आपको बताया एक परिमेय संख्या और दूसरा
अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। यानी जो π/4 है ओवरऑल, वो क्या है? पाई क्या है हमारा? अपरिमेय संख्या है। π/4 क्या है? अपरिमेय संख्या है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका बी हो जाएगा। एक चीज और ध्यान में रखेंगे, आपको पता है पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन इसका वैल्यू जो 22/7 होता है वो परिमेय संख्या है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। पाई अपरिमेय संख्या और पाई का वैल्यू 22/7 कितना है? अपरिमेय संख्या है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? यानी इस कौन ऐसी संख्या है जो सिर्फ एक और उसी से भाग लगती है? 23 को देखेंगे। 23 एक से भी लगता है, 3 से भी लगता है, 7 से भी लगता है और 21 से लगता है। ये तो अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। अभाज्य संख्या का मतलब जो सिर्फ एक से और जो संख्या दिया है उसी से भाग लगे, वो अभाज्य संख्या होगा। यहाँ पे 41 देखिए, 41 मेरे हिसाब से एक और 41 से भाग लगता है, इसके अलावा और किसी से भाग नहीं लगेगा। यहाँ पे 15 है, वो एक से लगता है, 3 से लगता है, 5 से लगता है और 15 से लगता है। 10 से एक से लगेगा, 2 से लगेगा, 5 से लगेगा, 10 से लगेगा। तो ये जो 41 एक ऐसा नंबर है, संख्या दिया हुआ है जो एक और खुद से भाग लग रहा है। 41 क्या होगा हमारा? अभाज्य संख्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 14 नंबर जो कह रहा है, वृत्ताकार पथ पे 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना क्या करते हैं? प्रारंभ करते हैं। एक चक्कर लगाने में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा लगता है, तो तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः कितने समय में मिलेंगे? देखिए, 3 धावक है और एक वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रहे हैं, तो कह रहा है ना, इसको मैं डायग्राम से आपको समझा देता हूं। थोड़ा सा इसको मैं थिकनेस कर लेता हूं। इसको समझ, देखिए ये वृत्ताकार है। मान लेते हैं कि ये जो बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पे बिंदु मैं ले रहा हूँ, जस्ट कलर में चेंज कर ले रहा हूँ। यहाँ पे इस बिंदु से चलना शुरू करिए। 3 धावक है, हम मान लेते हैं ए, बी और सी। ए को 1 घंटा लग रहा है, 1 घंटा, और बी को कितना लग रहा है? 2 घंटा, और सी को कितना लग रहा है? 3 घंटा। 3 धावक एबीसी हमने मान लिया है, और ये 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा है। यानी जो ए होगा, एक चक्कर 1 घंटा में लगाएगा, बी एक चक्कर 2 घंटा में लगाएगा, और सी 3 चक्कर 1 घंटा में लगाएगा। यानी ए यहाँ से चलना शुरू कर दे, बी भी चलना शुरू कर दिया और सी भी चलना शुरू कर दिया। ए चलना शुरू कर दिया, बी चलना शुरू कर दिया और सी चलना शुरू कर दिया। तीनों एक साथ चलना शुरू किए, वो भी कैसा है? वृत्ताकार पथ है। तो यहाँ से एक साथ चलना शुरू किए है ना, तो फिर पूछ रहा है कि यहीं आकर तीनों एक बार कितने समय बाद मिलेंगे? तो जब कभी भी तीनों एक बार कितने समय के बाद मिलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कर लेंगे? एलसीएम यानी लसा निकाल लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो 1, 2 और 3 का जो हमारा लसा होगा वो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 6 घंटे बाद तीनों एक साथ मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का रहा है, 4.21 क्या है? यानी 4.21 जो है हमारा क्या है? एक संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये हमें देखना है। तो 4.2 को हमें देखिए क्या लिख सकते हैं? 4.21 है। हम 4.2 को क्या प्रकार से लिख सकते हैं? तो इसको जब इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में, पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, और पी बाई क्यू के फॉर्म में जो लिखते हैं हमारा क्या होता है? प्रमेय संख्या होता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर का रहा है, फिर वृत्ताकार पथ पे 3 धावक। वृत्ताकार पथ पे 3 धावक
एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, एक चक्कर लगाने में क्रमशः 5 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे का समय लगता है, तो तीनों पुनः स्थान पे कितने समय बाद मिलेंगे? वही पहले जैसा क्वेश्चन है। देखिए ये बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पर ए है, बी है और सी है। ए को कितना देर लग रहा है? 5 घंटा। और बी को कितना देर लग रहा है? 4 घंटा। और सी को कितना देर लग रहा है? 8 घंटा। तो कह रहा है कि तीनों एक साथ फिर इसी बिंदु पर कितना देर मिलेंगे? जब चक्कर लगाने की बात की जाए और वृत्ताकार पथ हो, तो चक्कर लगाने के बाद तीनों एक साथ फिर उतने ही घंटे के बाद मिलेंगे, जितने घंटे के बाद इन तीनों का क्या होगा? एलसीएम होगा। तो आप 5, 4 और 8 का एलसीएम निकाल लेंगे, जो इसका एलसीएम आएगा उतना ही होगा। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? हम 5 का गुणनखंड 1 गुने 5 लिखेंगे। 4 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुने 2। 8 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुने 2। इसको और अच्छे से लिखने के लिए 5 गुने 5 लिख लेंगे। ये 2 के पावर 2 हो जाएगा और ये 2 के पावर 3 हो जाएगा। गुणन एलसीएम में क्या रूल कहता है? एलसीएम का रूल कहता है कि जो फैक्टर हुए, जो गुणनखंड हुए, जो संख्या है वो लिख लो। यहाँ देखिए 2 आया है और 5 आया है। 2 और 5 को मैं लिख रहा हूँ। 5 के यहाँ पावर अधिकतम क्या है? 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ 2 अधिकतम पावर क्या है? यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो हम 3 लेंगे। 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 गुने 5 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यानी 40 घंटे बाद ये पुनः एक साथ मिल जाएंगे, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे, एग्जाम में आके पूछे भी गए हैं ऐसे प्रश्न। 3 या 4 या 2 व्यक्ति दे दिया है, वृत्ताकार पथ पे धावक लगाते हैं, तो फिर पूछेगा कि वो कितने समय बाद एक उसी बिंदु पर मिलेंगे जिस बिंदु से वो चलना शुरू करते हैं। तो उसके लिए सिंपल आंसर होगा, जितने घंटा दिया हुआ है उस घंटे का आप क्या निकाल लेंगे? लॉसा निकाल लेंगे, और जितना लॉस आएगा वही उनका समय होगा मिलने का। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पूर्णांक n के लिए सम संख्या क्या होगा? देखिए किसी पूर्णांक n के लिए सम संख्या क्या होगा, हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। n को यहाँ कुछ नहीं बोला है, n बोला है क्या? पूर्णांक। पूर्णांक कहने का मतलब कोई भी 1 2 3 4 ऐसी संख्या हमसे पूर्णांक बोल दिया है। तो पूछ रहा है कौन सी संख्या जो है क्या है? विषम संख्या हमसे वो पूछा है। चलिए थोड़ा हम समझ लेते हैं इसको देखने के लिए। यहाँ देखिए n जो है एक पूर्णांक है। पूर्णांक कहने का मतलब 1 2 3 4 इस तरह से। अगर हम इस पूर्णांक में 2 से गुणा कर देते हैं, यहाँ देखिए तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये 2 4 6 8 क्या है? एक सम संख्या मिल रहा है। ये हमारा क्या है? सम संख्या। क्या है हमारा? सम संख्या। सम संख्या कब आ रहा है? n में 2 से गुणा करने पर, यानी 2n जो होगा n पूर्णांक के लिए क्या होगा? सम संख्या होगा। 2n जो होगा क्या होगा? वो सम संख्या होगा। इसको ध्यान में आप रखेंगे। यहाँ पे एक विषम संख्या के फॉर्मेट बनती है। विषम संख्या 2 रूपों में लिखा जाता है। एक होता है 2n प्लस 1 और एक होता है 2n-1। यहाँ पे 2n प्लस 1 जो होगा, n होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, यानी n जो होगा क्या होगा? 0 से स्टार्ट होगा। इसका मतलब n जो होगा एक पूर्ण संख्या। n क्या होगा? पूर्ण संख्या। यहाँ जो n होगा वो 1 से स्टार्ट होगा। 1 से स्टार्ट होगा यानी प्राकृत संख्या को ध्यान में रखें। एक्स्ट्रा बातें हैं, इसको ध्यान में रखें। यानी विषम संख्या के 2 रूप होते हैं, 2n प्लस 1 और 2n-1। 2n प्लस 1 अगर होगा तो उसमें जो n होगा एक पूर्ण संख्या होगा, और 2n-n जो होगा वो भी विषम संख्या है, लेकिन उसमें जो n होगा वो प्राकृत संख्या होगा। लेकिन यहाँ पे हमसे प्राकृत संख्या नहीं बल्कि सम संख्या पूछा था, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया था। 2n जो होगा वो क्या होगा? सम संख्या का फॉर्मेट होगा, बाकी जो होंगे वो विषम संख्या के होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कौन अपरिमेय संख्या नहीं? यानी कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कौन परिमेय संख्या हमसे पूछ रहा है। यहाँ देखिए √3 और √5 क्या है? दोनों के दोनों क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसको गुणा करके हम √15 लिख सकते हैं। √15 का वर्गमूल मौजूद नहीं होता है, तो क्या होगा? हमारा अपरिमेय संख्या है। यहाँ 7 और √3 क्या है? ये भी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, तो ये भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा।
ठीक है। यहाँ रूट 17 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। रूट 81 की बात कीजिए तो रूट 81 का वर्गमूल 9 होता है और 9 जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है, सॉरी रूट 9 जो होता है एक प्रमेय संख्या होता है। इसके अलावा प्रकृत संख्या भी होता है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, परमेय संख्या नहीं है, यानी ये जो 9 होगा अपरमेय संख्या नहीं है, तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर जो होगा आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर में हमें यदि a इक्वल टू दिया है और b इक्वल टू दिया है, तो हमसे पूछ रहा है a और b का एलसीएम। ये तो और आसान कर दिया है, a और b दो संख्या दिया है, उसे गुणनखंड भी दे दिया है और हमसे एलसीएम पूछ लिया है। हम लिख लेते हैं a इक्वल टू कितना है, 2 के पावर 3 गुणे 5 गुणे 3। यहाँ b इक्वल टू कितना दिया है, 2 के पावर 4 गुणे 5 गुणे 7 दिया है। एलसीएम निकालना है। देखिए एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है, जो भी गुणनखंड किए हैं उस गुणनखंड में जो संख्या है उसको आप लिख लीजिए। यहाँ 2 आया है, 2 को लिख लीजिए, 3 आया है, 3 को लिख लीजिए, 5 आया है, 5 को लिख लीजिए और 7 आया है, 7 को लिख लीजिए। अब देख लीजिए कि 2 का अधिकतम पावर कितना है। 2 का यहाँ देखिए तो 3 है, यहाँ 4 है, तो अधिकतम पावर हमें 4 लेनी है। 5 का यहाँ देखिए तो कुछ नहीं है, 1 है, 1 है तो हमें 1 लेना पड़ेगा। 3 का यहाँ देखिए तो 1 है तो सिर्फ 1 लेंगे। 7 का यहाँ पर क्या है, 1 है तो 1 लेंगे। अब इसको गुणा कर देंगे। 2 के पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 के पावर 4 का मतलब 2 का 4 बार गुणा करना है, 2 गुणे 2 गुणे 2। कितना हो जाएगा ये, 2 के पावर 4 16 हो जाएगा, गुणे 3 हो जाएगा, गुणे 5 हो जाएगा और गुणे 7 हो जाएगा। आप गुना करेंगे तो 16 तिया कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा और साथ में 5 से गुना कर देंगे तो 35 आ जाएगा। अब हमें 35 और 48 में गुना करना है, साइड में आप गुना कर लीजिए। 35 और 48 में गुना करना है, 8 में 5 से गुना करेंगे तो 40 होगा और 8 तिरी क्या होगा, 8 में 5 से गुना करूँगा तो 40 होगा और 8 तिरी 24 और 4 28 हो जाएगा और 5 चौका 20 होगा, बचेगा 2, 4 तीन 12, 2 14 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी 1680 इसका हमारा आंसर कौन-सा हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर। कह रहा है ना, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? देखिए दशमलव प्रसार शांत होने के लिए उसके हर का गुणनखंड क्या होना चाहिए हमारा? हर का जो गुणनखंड होना चाहिए वो सिर्फ हमें 2 या 5 होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा और कुछ मिलेगा तो हम बारी-बारी से देख लेते हैं कौन-सा 5 है। 5 देखेंगे तो 2 8 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, 2 गुणे 2 सिर्फ 2 ही 2 है। इसी का पहले का ही क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ये हमारा जो रहा लास्ट क्वेश्चन था। हम पर डे यानी एक सिंगल क्लास में हम 20 क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। 20 क्वेश्चन के बाद हम अगले क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट डे। इसके अलावा और क्या करनी है आपको, इस क्वेश्चन को आपको नोट्स बनानी है। क्लास खत्म होने के बाद आप टेलीग्राम जुड़ लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसको पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, क्लास जैसे ही खत्म होगा, अभी नहीं खत्म होने के बाद मैं अपलोड कर दूंगा। आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा और नोट्स आसानी से बना लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कहीं डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि इस क्वेश्चन में डाउट है। ऑफलाइन जब वीडियो हो जाएगी तो कमेंट करने का ऑप्शन आ जाता है, आप वहाँ कमेंट कर दीजिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि वहाँ पे अगली क्लास में इस क्वेश्चन को पिकअप कर लो और वहाँ पे सॉल्यूशन करो। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शाम 6 बजे। तब तक के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।